Hello everyone. We were doing introduction of LSM and WSMs. हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. Today also we will discuss some questions along with their concepts. Okay? ये फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द अप्रोक्सीमेट allowable stress in axial compression in reinforced concrete is. एक्सियल कंप्रेशन बोल रहा है किस साइड में? reinforced concrete के साइड में, है ना. तो क्या होगा इसका? हम ये क्वेश्चन जो है किस चीज का है? एलएसएम का क्वेश्चन है ना. अप्रोक्सीमेट अलाउएबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट. ओके. तो जब आप एलएसएम एंड डब्ल्यूएसएम में कुछ क्वेश्चन देखोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन एलएसएम का है और कौन सा क्वेश्चन डब्ल्यूएसएम का है. ठीक है. तो देखिए पहली चीज तो ये है कि एलएसएम में जो है दो चीज याद रखना है. एक है स्ट्रेस डायग्राम और दूसरा चीज है स्ट्रेन डायग्राम. ओके. स्ट्रेस डायग्राम जो होगा वो कैसा होगा? ये पैराबोलिक रेक्टेंगुलर पैराबोलिक होगा. ओके. स्ट्रेस डायग्राम जो होगा वो क्या होगा? रेक्टेंगुलर पैराबोलिक होगा, है ना. वाइल जो हमारा जो है ये स्ट्रेन डायग्राम होगा. स्ट्रेन डायग्राम होगा वो मतलब नॉर्मल रहेगा, है ना. वहाँ पे आप चाहो तो इंटरपोलेट कर सकते हो डाटा. जो स्ट्रेन और स्ट्रेस में जो स्ट्रेन में जो है जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा? सेम रहेगा. मतलब जो कंक्रीट में वेरिएशन होगा वही सेम वेरिएशन क्या होगा? स्टील में भी होगा. तो जब हम डायग्राम देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखिए अब मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूँ. एक स्ट्रेन का दिखा रहा हूँ अभी, स्ट्रेन का डायग्राम, और फिर स्ट्रेस का डायग्राम बता रहा हूँ. तो वो एक एक करके देखते हैं. मान के चलिए बच्चों ये हमारा क्या है? कंक्रीट है. ठीक है. ये कंक्रीट है. और इसके मैं बताया था यहाँ से इसके यहाँ कहीं पे इसका न्यूट्रल एक्सिस होगा. ठीक है. यहाँ कहीं पे न्यूट्रल एक्सिस है इसका. लेट सपोज. और न्यूट्रल एक्सिस से क्या है? स्ट्रेन डायग्राम अगर आप देखोगे तो स्ट्रेन कैसे वैरी करेगा? लिनियरली वैरी करता है. ठीक है. स्ट्रेन जो है कैसे वैरी करेगा? स्ट्रेन जो है आपका वो क्या है बच्चों? लिनियरली वैरी करेगा. ठीक है. स्ट्रेन में जो ये ऊपर का जो वैल्यू वैल्यू होगा मतलब क्या कि कंक्रीट में जो है से ज्यादा स्ट्रेन कितना परमिसिबल है, कितना ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेन हो सकता है कंक्रीट में. ऊपर के साइड में क्या है? ऊपर के साइड में है कंक्रीट. ठीक है. नीचे के साइड में क्या है? यहाँ पे लगा हुआ है स्टील लगा हुआ है. एलएसएम का कॉन्सेप्ट है तो नीचे बता रहा हूँ. एलएसएम है तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे? यहाँ पे मानेंगे जिधर जिधर टेंशन साइड क्या है? टेंशन साइड जो है हम ये मानेंगे कि कंक्रीट अवेलेबल नहीं है. जिधर कंक्रीट अवेलेबल नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? क्रैक्ड सेक्शन. क्या बोलेंगे बच्चों? क्रैक्ड सेक्शन. ठीक है. हम क्या करते हैं? टेंशन साइड में हम बोल देते हैं कि भाई कंक्रीट, ऐसे एक्चुअल में कंक्रीट रहेगा. ठीक है. एक्चुअल में कंक्रीट रहेगा. बट हम ये मानेंगे कि कंक्रीट है ही नहीं. ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है कि कंक्रीट जो है वो कंप्रेशन में बेस्ट है ना. कंप्रेशन में कंक्रीट बेस्ट है लेकिन टेंशन में नहीं है. ऐसा नहीं है कि टेंशन बिल्कुल वो थोड़ा सा भी रेसिस्ट ही नहीं करेगा. थोड़ा बहुत रेसिस्ट करता है वो कंक्रीट. ठीक है. बट मेनली जो है हम रिइंफोर्समेंट क्यों लगाते हैं कंक्रीट में? ताकि जो है हमारा जो टेंशन है वो कौन बेयर करे? वो कंक्रीट पे ना जाके वो स्टील में चला जाए और स्टील जो है सही से सारा टेंशन बियर कर ले, है ना. तो
वही चीजें हैं। तो हम क्या करते हैं टेंशन में, हम क्या करते हैं कि क्रैक सेक्शन मान लेते हैं, कि हम ये मानते हैं कि उधर भाई कंक्रीट है ही नहीं। तो सारा लोड जो है भाई सारा लोड जो है, सारा टेंशन है वो रिइंफोर्समेंट संभालेगा। तो स्ट्रेंथ का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा बच्चों? वो हो जाएगा 0.0035। मतलब क्या? ये होगा चेंजेज होगा, जो स्ट्रेन हो जाएगा वो हो जाएगा कंक्रीट में 0.0035। वही अगर मैं इसमें देखूं, स्टील के साइड में देखो, तो स्टील में कितना होगा स्ट्रेन? 0.002 प्लस 0.87 FY, ठीक है, अपॉन ES। हम जब भी कैलकुलेट करेंगे ना, तो हम हमेशा चाहेंगे कि जो भी इसमें जो टेंशन हो, जो स्ट्रेन हो ना, इससे ज्यादा ही हो। ठीक है, ये जो वैल्यू है इससे ज्यादा हो। इससे कम होगा तो क्या होगा? इससे कम होगा तो क्या है कि वो स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा? ओवर इन्फोर्स सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ओवर इन्फोर्स्ड क्या होता है ये हम लोग जब जाएंगे धीरे धीरे तो जानेंगे। अभी आप इतना जानिए कि भाई ये स्ट्रेन का डाया LSM में है, ये LSM में बता रहा हूँ, स्ट्रेन का डाया जो है वो ऐसा होता है ना, लिनियरली वेरी करता है। उसके बाद जो मैक्सिमम स्ट्रेन जो होगा कंक्रीट में वो कितना हो जाएगा? 0.0035। और टेंशन इसमें ये स्टील वाले पोर्शन में कितना हो जाएगा? 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES। ओवर इन्फोर्स्ड में इससे ज्यादा वैल्यू क्यों रखते हैं? बैलेंस में इसके बराबर क्यों रखते हैं? ओवर इन्फोर्स्ड में इससे कम क्यों रखते हैं? ये जो क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे। वही जब हम स्ट्रेस का डायग्राम देखें, तो स्ट्रेस में क्या होता है कि ये देखिए, ये लिनियरली वेरी करता है। लिनियरली वेरी करता है, सॉरी, लिनियरली वेरी नहीं करता, ये रेक्टेंगुलर पैराबोलिक है। देखिए ये यहाँ तक ऐसे 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 वेरी तो कर रहा है, उसके बाद ये यहाँ ऊपर जाके फिर क्या हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा। और ये कितना जाएगा, कितना तक होगा, ये कितना तक वैल्यू हम लोग ले सकते हैं? 0.45 FCK। ठीक है, ऐसे 0.67 FCK होता है। अगर आप इसमें क्या करोगे, अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दोगे, तो 0.67 FCK डिवाइडेड बाई 1.5 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 0.445 FCK हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है? अप्रोक्सीमेट अलाउेबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन इन इनपोस्ट। अलाउेबल कितना है, कितना आप अलाउ कर सकते हो, है ना? तो 0.445 FCK मतलब क्या? कि अगर आपका चलो M30 है, तो M30 में डालना है तो अलाउेबल स्ट्रेस कितना है बच्चों? तो इसका करने के लिए क्या करेंगे? 0.445 × 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर इज। क्या पूछ रहे हैं? डिजाइन ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टू बी, टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट मैं बताया था आपको। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर जो होता है बच्चों, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, वो क्या होता है? इन फ्लेक्सर, ये क्या हो जाता है? 0.7 √FCK। ओके, तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.7 √FCK। ओके, इसका तो ऑप्शन ही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा समझ लेते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, है ना? ये क्या मतलब हुआ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट? क्या हुआ ये देखिए। देखिए मैं आपको क्या बोला था कि सेक्शन जो है क्रैक्ड होता है, अनक्रैक्ड होता है। LSM में मैं क्या करूँ, LSM में क्या है कि LSM में हमेशा जो सेक्शन होगा वो क्या होगा? अनक्रैक्ड, क्रैक्ड होगा सेक्शन। ठीक है, LSM में क्या होगा? सेक्शन क्रैक्ड होगा। ठीक है, ये तो हो गया LSM केस में। लेकिन WSM का केस क्या होगा? WSM केस में होता है क्रैक्ड सेक्शन भी होता है और अनक्रैक्ड सेक्शन भी होता है। क्रैक्ड भी होता है और अनक्रैक्ड भी होता है। अब
ये सब चीज मैं बोल दे रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिए बस। क्रैक सेक्शन में मैं क्या बोला, क्रैक सेक्शन में मैं ये बोला कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो भी पोर्शन है कंक्रीट का उसको हम नेग्लिजिबल कर देंगे, उसमें हम उसको हम ये बोलेंगे कि भाई इस सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो भी है वहां पे कंक्रीट अवेलेबल ही नहीं है, सारा टेंशन जो है, सारा टेंशन कौन बियर करेगा, वो स्टील करेगा। अगर कैंटिलीवर बीम होगा तो टेंशन ऊपर साइड में चला जाता है कैंटिलीवर बीम में, तो वहां पे फिर क्रैक सेक्शन में क्या हो जाएगा कि जो भी टेंशन होगा वो स्टील बियर करेगा, और जो भी कंप्रेशन का पार्ट होगा वो कौन करेगा, कंक्रीट करेगा। ठीक है, तो क्रैक सेक्शन मैंने आपको ये बताया। अनक्रैक्ड सेक्शन क्या होगा, अनक्रैक्ड सेक्शन ये होगा कि कंक्रीट जो है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है, तो कंक्रीट जो है कंप्रेशन में तो अपना पूरा पार्ट निभाएगा, अपना काम पूरा करेगा, कंप्रेशन में वो पूरा काम करेगा, लेकिन जो टेंशन साइड में जो कंक्रीट है वो भी हेल्प करेगा किसको, स्टील को। जब उस पे टेंशन का जब लोड आएगा ना, जब उस पे टेंशन पड़ेगा तो कंक्रीट भी उसको हेल्प करेगा कि चलो मैं भी तुमको हेल्प कर रहा हूँ, उसमें कोई क्रैकिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई थोड़ा सा भी क्रैक नहीं हो रहा हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अनक्रैक्ड सेक्शन में हम क्या बोलते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जो है जो कंक्रीट का पार्ट है, तो अनक्रैक्ड सेक्शन में कंक्रीट और स्टील दोनों पार्ट लेता है इन टेंशन, ठीक है, और कंप्रेशन साइड में कंक्रीट पार्ट लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि रेनफोर्समेंट जो हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, वो क्या कंप्रेशन नहीं संभाल सकता, वो संभाल सकता है, लेकिन हम लोग उसके लिए यूज नहीं करते वो, कंप्रेशन के लिए हम यूज नहीं करते। कंप्रेशन के लिए क्या है कि हम यूज करते हैं किसको, कंक्रीट के लिए, कंक्रीट को, क्योंकि वो बेस्ट होता है ना। तो हमें जरूरत ही नहीं कंप्रेशन साइड में, हमें चाहिए टेंशन साइड में। तो अब ये अनक्रैक सेक्शन का क्या क्राइटेरिया बताया कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हमारा क्या रहेगा, टेंशन रहेगा अगर, तो टेंशन में कौन कौन पार्ट लेगा, स्टील भी लेगा और कंक्रीट भी लेगा, ठीक है। अब ये चीज कैसे डिसाइड होगा बच्चों, ये चीज कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा, कैसे जानेंगे कि अब जो है सेक्शन क्रैक्ड है या अनक्रैक्ड है, ठीक है। सेक्शन क्या है, क्रैक्ड है या फिर अनक्रैक्ड है, तो इसको बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ क्या है नहीं है, ठीक है ना। एक इसके लिए मेरे को एक नई स्लाइड चाहिए, मैं नई स्लाइड ऐड करके आपको मैं समझाता हूँ। चलिए, स्लाइड ऐड हो गया है, अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए क्या है। आपको मैं एलएसएम में कुछ पार्ट बताया था, थोड़ा सा डायग्राम बना के स्ट्रेन स्ट्रेन का कुछ चीजें बताया था, पिक्चर के थ्रू शो किया था। अब देखिए मैं डब्ल्यूएसएम में आपको बता रहा हूँ, समझ जाएंगे यहीं पे सारा कुछ, कुछ नहीं है। मान के चलो कि ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। अब न्यूट्रल एक्सिस क्या लेते हैं, कब कहाँ पे लेते हैं, वो एक क्वेश्चन और है, उसमें हम लोग जब देखेंगे तो उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि न्यूट्रल एक्सिस कैसे लेते हैं। अब ये क्या है, ऊपर में क्या बोला मैंने, ऊपर में है कंक्रीट, और नीचे में क्या है, नीचे में है रेनफोर्समेंट, ठीक है, ये तीन रेनफोर्समेंट मान के चलिए है। ये तीन रेनफोर्समेंट है, थोड़ा डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना तो मैं सोच रहा हूँ खुद से बनाया, तो चलिए नीचे रेनफोर्समेंट है, ये क्या है। अब क्या है कि जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन का जब ग्राफ यहाँ पे डायग्राम बनाओगे ना, जब आप डब्ल्यूएसएम में जब आप स्ट्रेन स्ट्रेन का जब डायग्राम बनाओगे तो वो दोनों कैसा होगा, लिनियरली वेरी करेगा, ठीक है ना, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होता, इसमें रेक्टेंगुलर पैराबोलिक नहीं होता एलएसएम डब्ल्यूएसएम केस में, ठीक है ना। ये आप एलएसएम को भी, एलएसएम का भी, सॉरी, ये स्ट्रेन में भी सेम होता है, और सेम कैसा होता है, सेम आपको स्ट्रेस में भी आपको ऐसा ही मिल जाएगा। चलिए, ये क्या है, नीचे में टेंशन है, तो नीचे वाले पार्ट को मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। ये क्या है बच्चों, ये है इस साइड में क्या है, टेंशन है, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, जगह तो जगह डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे यूज कर रहे हो।
मान लो ये एक बीम है, तो ये क्या है, टेंशन है। सिंपली सपोर्टेड बीम है तो वो क्या है, ये टेंशन है, ऊपर में क्या है, कॉम्प्रेशन है। ठीक है, कॉम्प्रेशन डाल दिया। अब ये स्ट्रेन का डायग्राम है। ठीक है, और ये क्या है बच्चों, ये है स्ट्रेस का डायग्राम है। ठीक है, मान के चलो कि अगर हम क्या, हमने लिया क्या कि M30 कंक्रीट लिया और Fe450 लिया। ठीक है, M30 लोगे तो WSM में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है, WSM में फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन कंक्रीट 3 होता है। ठीक है, तो M30 को आप कितना, 30 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 10। 10। तो देखो, जब आप यहाँ पे आप जो है सो लोड जो अप्लाई होगा, जब बीम पे लोड अप्लाई होगा, तो हम ये माने कि अगर जैसे ही लोड जो है 10 से ज्यादा हुआ, क्या बोला बच्चों, सुनो, जैसे ही मैंने लोड जो है 10 से ज्यादा करा, 10 Nm/mm² से ज्यादा करा, फिर हम क्या माने कि अरे अरे फेल कर गया। एक्चुअल में ये फेल नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, अरे 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 फेल हो गया। ठीक है, 10 से ज्यादा। अब ऐसा क्यों करता है, देखिए, अब आपने 10 में मान लिया, 30 पे थोड़ी देर के लिए चलो आपने 30 पे एकदम 30 पे डाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 30 नहीं डाला, चलो 20 पे डाल दिया। अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक आएगा, तो अर्थक्वेक आने के कारण क्या होता है, डायनेमिक लोडिंग होगा वो, है ना। अर्थक्वेक लोडिंग, अर्थक्वेक जब आएगा तो उससे क्या होगा, सडन आपके बिल्डिंग में जो है क्या होगा, स्ट्रेस इंक्रीज करेगा, सडन इंक्रीज करेगा। तो उस टाइम में अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं रखोगे तो क्या होगा, आपका घर क्या होगा, टूट जाएगा ना, टूट सकता है ना, क्रैक आएगा बहुत सारा, है ना, फेल भी कर सकता है आपका स्ट्रक्चर। तो फिर इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, WSM में कितना हो गया, इधर हो गया 10। ठीक है, कंक्रीट के साइड में हमने क्या कर दिया, 10 हो गया। ये 450 नहीं है यार, 415। चलिए ठीक है, तो ये तो हो गया कंक्रीट में। कंक्रीट में कितना लिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कंक्रीट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया मैं 3। स्टील में अगर वही लूँ तो, अगर स्टील को, स्टील में लूंगा तो कितना हो जाएगा, स्टील में 1.8 लेते हैं। स्टील को किस चीज से डिनोट करेंगे हम, इधर FY से। ठीक है, चलिए, अब क्या है, अब अगर M30 में अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर आप लगाओगे तो कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा डिलीट करके चेक करता हूँ मैं। WSM हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, साथ में पढ़िए दोनों को तो आ जाएगा समझ में। ऐसे भी तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट सीरीज अगर करते तो अलग अलग करते। M30 है और Fe415 है ना। तो कॉन्क्रीट के केस में क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट के केस में FC कितना है, FC के है 30, है ना। FOS कितना हो जाएगा 3। तो परमिसिबल स्ट्रेस कितना होगा, परमिसिबल स्ट्रेस कितना, आप स्ट्रेस आप ज्यादा से ज्यादा लगने दे सकते हो कितना, उससे ज्यादा होगा तो आप मान जाओगे कि अरे फेल कर गया। परमिसिबल स्ट्रेस कितना हो जाएगा बच्चों, 30/3। 30/3 इज इक्वल टू 10, है ना, ये कंक्रीट में है। फिर क्या है, फिर आपका है स्टील में। स्टील में कितना बोला, स्टील कितना लिया था, FY कितना लिया था, 415। कितना लेते हैं स्टील में, स्टील में हम लोग लेते हैं 1.80। तो 415 को अगर आप 1.80 से डिवाइड करोगे तो ये आपको 230 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो कोड ने आपका बोला कि भाई 230 Nm/mm² आप मान लो। ठीक है, अब देखिए, ऊपर में ये जो 10 है, ये 10 को हम क्या बोलते हैं, 10 जो है उसको हम क्या बोलते हैं, 10 को हम बोलते हैं सिग्मा CBC। ये जो 10 है परमिसिबल स्ट्रेस, इसको हम कंक्रीट में इसको क्या बोल दिया हम, सिग्मा CBC। सिग्मा CBC का मतलब क्या हुआ, कंक्रीट इन बेंडिंग कॉम्प्रेशन। ठीक है, कंक्रीट इन बेंडिंग कॉम्प्रेशन। और ये जो 230 Nm/m² है, ये क्या है बच्चों, ये है सिग्मा ST। सिग्मा ST क्या है, स्टील इन टेंशन। ठीक है, अगर कॉम्प्रेशन में हो कंक्रीट तो क्या बोलेंगे, कंक्रीट इन बेंडिंग कॉम्प्रेशन।
ठीक है, इसको कैसे डिनोट करेंगे, सिग्मा CBC। ठीक है, इसका मैक वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। इससे ज्यादा हम अप्लाई नहीं करेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला समझ में आ गया, ये मिटा रहा हूँ मैं। चलिए, उसी तरह अगर मान के चलिए कि अब बोलोगे चलिए सर ये तो आपने कंक्रीट कंप्रेशन में जब रहेगा तब लिख देंगे। अच्छा, टेंशन में भी तो रहेगा कंक्रीट, आपने बोला ना क्रैक्ड और अनक्रैक्ड होता है, तो चलिए हमने मान लिया कि अनक्रैक्ड सेक्शन है। चलिए, अनक्रैक्ड तो नीचे में कंक्रीट पे भी टेंशन लग रहा है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, सिग्मा CBT, मतलब क्या, कंक्रीट इन बेंडिंग टेंशन। ये कहाँ पे होगा बच्चों, ये वाला वैल्यू जो है ये शो करेगा सिग्मा CBT। ठीक है, ये नीचे जो वैल्यू है ना वो क्या है, स्ट्रेस डायग्राम में वो क्या शो करेगा, नीचे ऊपर में शो करेगा सिग्मा CBC और नीचे में शो करेगा सिग्मा CBT। सिग्मा CBT। अब स्टील कहाँ पे है, स्टील यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू लगेगा वो क्या लगेगा, ये लगेगा सिग्मा ST। सिग्मा ST मैक्सिमम जो है ये कितना लगेगा, 230। 230 मैक्सिमम 230 तक जा सकता है। आप टेंशन दे सकते हो 230 Nm/mm²। इससे ज्यादा अगर आपने टेंशन दिया तो आप मानोगे कि फेल कर गया। ठीक है, अब ये तो मैं बोला मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलेंगे सिग्मा CBC, सिग्मा ST, सिग्मा CBT, है ना। लेकिन आप हमेशा तो नहीं लगाओगे इतना, है ना। तो आप एक्चुअल कंप्रेशन थोड़ा आप कम लगाओगे, है ना। आप चाहोगे कि चलो 4 लगा दे, 5 लगा दे, 6 लगा दे, Nm/mm² लगा, है ना, 10 से नीचे। तो मान के चलो कि आपने कुछ कम लगाया, 6 लगाया, 7 लगाया, तो उस पोर्शन को आप क्या बोलोगे, उस पोर्शन को आप बोलोगे CA। ठीक है, क्या बोलोगे, CA। और सिग्मा ST से आप कम वैल्यू रखना चाहोगे टेंशन में, तो उस पोर्शन को क्या बोलोगे आप, उस पोर्शन को बोलोगे आप TA। ठीक है, ऊपर में क्या बोलोगे, CA और नीचे में TA। चलिए, तो समझ में आ गया। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो समझिए। अब क्या है, ये तो हमने बता दिया कि चलिए सर आपने बता दिया क्या मुझे को कि हाँ ठीक है कि कंप्रेशन में जो है 10 से ज़्यादा नहीं लेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे को समझ में आ गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसलिए कंप्रेशन में कंक्रीट को इसलिए लेते हैं क्योंकि कंप्रेशन में कंक्रीट अच्छा होता है ना। लेकिन आप क्वेश्चन में तो वो टेंसाइल में पूछ रहा है, कंप्रेशन में तो पूछ ही नहीं रहा है। टेंसाइल में बताइए, टेंसाइल में बताओ तो जाने भाई, है ना। तो टेंसाइल में कंक्रीट में कितना कितना कंक्रीट जो है बियर कर पाएगा टेंसाइल, है ना। वो हम किससे पता करते हैं, वो हम एफसीआर वैल्यू से पता करते हैं। वही एफसीआर वैल्यू क्या है, एफसीआर में क्या करना है, 0.7 √FCK में वैल्यू डाल दीजिए। जितना वैल्यू आएगा उतना ही तक वो टेंशन कंक्रीट जो है बियर कर पाएगा, है ना। और उतना ही तक में वो अनकरेक्ट सेक्शन भी रहेगा, है ना। अब ये है कि ये नीचे का जो है एफसीआर यहाँ से निकलेगा, ये हटा रहा हूँ, ये नाम है FCBT। ठीक है बच्चों, FCBT FCBT वैल्यू है, FCBT वैल्यू क्या बताया कि कंक्रीट इन बेंडिंग इन टेंशन, कंक्रीट इन बेंडिंग इन टेंशन FCBT वैल्यू बताएगा। अब देखिए एफसीआर वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, जो कि कंक्रीट जो है क्या कर सकता है, टेंशन रेसिस्ट कर सकता है। ठीक है, एफसीआर इज इक्वल टू क्या होता है, 0.7 √FCK। ठीक है, अगर FCBT अगर इससे ज्यादा वैल्यू हुआ, 0.7 √FCK से अगर ज्यादा वैल्यू हुआ तो क्या होगा कि कंक्रीट हाथ खड़ा कर दे कि भाई हम इससे ज्यादा टेंशन नहीं ले सकते, तो सारा टेंशन फिर कौन लेगा, सारा टेंशन फिर लेगा स्टील भैया ले लेंगे। ठीक है, जो इन्फोर्समेंट है वो ले लेगा। उससे कम अगर रहता है तो कंक्रीट बोलता है चलो थोड़ा सा तुम उठाओ मैं भी उठा लूंगा थोड़ा सा। तो क्या हम क्या डिजाइन जब भी करेंगे तो क्या, अगर अनक्रैक्ड सेक्शन रहेगा तो अनक्रैक्ड सेक्शन का मतलब हम क्या समझ जाएंगे, अनक्रैक्ड जैसे ही मैं बोला तो क्या बोलूंगा, क्या बोलोगे आप, सर नीचे वाले जो कंक्रीट में जो बॉटम मोस्ट पार्ट में जो स्ट्रेस जाएगा ना, ये जो कंक्रीट का बॉटम मोस्ट पार्ट में जो स्ट्रेस जाएगा ना, वो कितना जाएगा, वो सर जाएगा आपका
वो पक्का जो है जाएगा, अगर बियर करेगा ना कंक्रीट टेंशन, तो ये एफसीआर वैल्यू से कम बियर करेगा। ठीक है, तो सर वो क्या हो गया, एफसीआर से कम, तो मतलब 0.7 अंडर रूट एफ सी के। अगर आप एम थर्टी ले रहे हो, तो एफ सी का वैल्यू अंदर में 30 डाल दोगे। अब जब 30 डालोगे तो पता है आपको कितना वैल्यू आएगा, ये आएगा 3.834 न्यूटन पर mm²। ऊपर में आपको 10, कंप्रेशन में आपको 10 मिल रहा था, ठीक है, और ये टेंशन में कितना मिल रहा है, 3.834। इतना ही तक वो बर्दाश्त करेगा। इससे ज्यादा आप जैसे ही टेंशन में लोड बढ़ाएगा, बढ़ाओगे आप, क्या हो गया, बस भैया इसका काम तमाम। बोले कि भाई चलो ठीक है, अब आप जाओ टेंशन लो। और जैसे ही इससे ज्यादा वैल्यू हो गया ना, तो वो क्या हो जाएगा, क्रैक सेक्शन हो जाएगा। और इससे कम रहा तो अनक्रैक्ड सेक्शन रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए, होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट अप्रोक्सीमेट मिक्स। अप्रोक्सीमेट मिक्स का मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेट मिक्स का मतलब ये होता है कि आप, इसमें मैं अभी कुछ डाटा दे दे रहा हूँ तो आप लिख भी लेना। अप्रोक्सीमेट मिक्स का मतलब ये होता है कि आप M10 ग्रेड का कंक्रीट जब बना रहे हो, M10 ग्रेड का कंक्रीट बना रहे हो, तो उसमें सीमेंट, वाटर और एग्रीगेट का क्या प्रोपोर्शन डालोगे। ठीक है, क्या उसमें सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट एग्रीगेट का क्या पोर्शन डालोगे आप। तो चलिए मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। M10 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 136, 1:3:6। मतलब क्या, वन पार्ट किसका, कंक्रीट का, थ्री पार्ट किसका, थ्री पार्ट हो गया फाइन एग्रीगेट्स, Fa, मतलब बालू, सैंड। और सिक्स पार्ट किसका, सिक्स पार्ट आप डाल दोगे कोर्स एग्रीगेट, Ca। ठीक है, तो ये M10 का वैल्यू है। अगर आप M15 बोलोगे, 136, M15 अगर बोला जाए तो फिर 124, कितना, ये M36 कितना किसका है बच्चों, ये है M10 का। ये है M10 का। 124 किसका है, 124 है M15 का, है ना। उसके बाद 1.3 किसका है, ये है M20 का। ठीक है, और 112 किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा M25 का। ठीक है, तो ये, इससे ऊपर के जो भी ग्रेट कंक्रीट होंगे वो ऐसे करके नहीं बनाते, वो फिर हम लोग प्रॉपर टेस्टिंग करके और फिर बनाते हैं, है ना। वो क्यूब का टेस्टिंग वेस्टिंग करके बनाएंगे। अब ये क्या करना है, M20 का तो एकदम आसान है कि 1.53, बीच वाले में फ्रैक्शन डेसिमल वाला वैल्यू रहेगा, तो वैसे याद रखना, 1.53। 112 M25 याद है, अभी याद कर लो, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बाद में याद कर लेंगे, अभी आप याद कर लो। 136 M10, है ना, 136 10, 124 15, 112 25 और 1.53 M20। ठीक है, आपको जैसा सही लगे, जो भी तरकीब सही लगे उससे आप याद कर लो। तो ये मिक्स का बता दिया कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। 136 M10, 124 M15, 112 M कितना, 25, 1.53, हाउ मच, M20। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है। अब क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम अलाउेबल परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम इज। अभी मैं कंक्रीट में बता रहा था, अब ये बोल रहा है द मैक्सिमम अलाउेबल परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, है ना, परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम इज।
तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो आपको मिलेगा, वो कैसे निकालेंगे? वो हम निकालते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तो हो जाएगा आपको ऐसे, 4 होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाता है। लेकिन अगर इसका फॉर्मूला अगर आपको जानना है तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू 0.85 अपॉन एफ वाई। एलएसएम में अगर डालोगे तो क्या हो जाता है? एलएसएम में जो आप जब जाओगे तो क्या होता है वहाँ पे 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी इंटू एक्स यू। ठीक है, 0.87 एफ वाई इंटू एस टी, एक्स यू इधर नहीं होता। 0.87 एफ वाई इंटू एस टी। तो ये जब हम जाएंगे तो उधर देखेंगे 0.87 एफ वाई इंटू एस टी 0.36 एफ बी इंटू एक्स यू इसके बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है? मैक्सिमम अलाउेबल परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, जितना आप अलाउ कर सकते हो टेंशन में रेनफोर्समेंट, तो क्या है? ए अपॉन बी डी, ए अपॉन बी डी इज इक्वल टू 0.85 अपॉन एफ। ठीक है। अब इसमें क्या है कि 4%, 4% से ज्यादा क्वेश्चन मेरे को थोड़ा समझ जाने दो एक बार। मैक्सिमम बोल रहा है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ। ये बोला है मैक्सिमम, है ना? मिनिमम जब निकालना होगा तो इससे कम नहीं होना चाहिए। ये अपॉन बी डी इज इक्वल टू 0.85 अपॉन एफ वाई। और जब मैक्सिमम होगा, ये तो बताया हुआ है, मैक्सिमम होगा तो 4% ऑफ टोटल एरिया, 0.04 बी डी बताया हुआ है ये तो। मैक्सिमम में स्टील कितना लेंगे बीम में, मिनिमम कितना लेंगे, है ना? ये तो बताया हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। अब चलिए, द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब देखिए, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल जैसे ही वर्ड दिए, पार्शियल मतलब क्या? एलएसएम। कंक्रीट का पूछा है कितना? 1.5। ए करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट सेक्शन शुड सेटिस्फाई। अब प्री स्ट्रेस तो मैं बताया नहीं अभी, तो अभी इसका जो है मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। प्री स्ट्रेस बोला है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन शुड सेटिस्फाई क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। ये नहीं हुआ, क्रैकिंग ओनली, डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। तो क्रैकिंग तो होता ही है, ये तो बताया हूँ। डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग, सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। जब प्री स्ट्रेस कंक्रीट पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छा से समझ में आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी। According to Whitney's theory, the maximum depth of concrete stress block in a balanced section RCC beam section of depth d is। अब इसको समझाने के लिए फिर से मेरे को क्या चाहिए? स्लाइड चाहिए। तो मैं आपको स्लाइड बना के और मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? इस क्वेश्चन से आपसे यही पूछा था कि जो हम स्ट्रेस जो लेते हैं कंक्रीट में, है ना, हम जो कंक्रीट में स्ट्रेस लेते हैं वो कितना डेप्थ तक लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि मान के चलो ये हमारा स्ट्रक्चर है, कंक्रीट है, बीम है, जो भी है,
तो इसमें ऊपर में कंक्रीट, ऊपर में स्ट्रेस लेंगे कंक्रीट का और नीचे में टेंशन का पार्ट लेंगे, तो वो जो कंक्रीट में जो स्ट्रेस लेंगे वो कितना दूर तक लेंगे, है ना। तो यही पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हर पोर्शन के लिए, हर ग्रेड ऑफ स्टील के लिए अलग अलग एक वैल्यू दिया गया है। उसको क्या है, उसको हम न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे, जिसके ऊपर हम क्या डालेंगे, उसके ऊपर हम डालेंगे टेंशन, उसके ऊपर डालेंगे कंप्रेशन वाला पार्ट, उसके नीचे डालेंगे टेंशन वाला पार्ट। अगर वो सेक्शन सिंपली सपोर्टेड है और हम उसका अगर चेक कर रहे हैं तो क्या है कि ऊपर में, अगर ऊपर में कंप्रेशन है और नीचे में टेंशन है, तो उस केस में न्यूट्रल एक्सिस किधर जाएगा। न्यूट्रल एक्सिस जो है स्ट्रक्चर के सीजी से पास आउट पास करता है, ठीक है। अगर आप लोड बढ़ाओगे तो उसका सीजी जो है मूव करते रहेगा, ऊपर नीचे, है ना, मूव होगा। तो उसी तरह, लेकिन एक ऐसा वैल्यू बताओ, ये स्ट्रक्चर मान के चलो कि ऊपर में कंक्रीट है, नीचे में क्या है, रिइंफोर्समेंट है ना। नीचे में रिइंफोर्समेंट है, अब इस पे कोई लोड वोड नहीं लग रहा। अब इसमें आपसे पूछा गया कि बताओ इसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगा। तो ये, इसको ऐसे जब पूछा जाए किसी भी स्ट्रक्चर का न्यूट्रल एक्सिस, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको निकालने के लिए एक टर्म यूज होता है जो कि बोलते हैं एक्सियल लिमिटिंग। ठीक है, एक्सियल लिमिटिंग इज इक्वल टू क्या होता है, के डी। डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ, है ना। और वही आपसे पूछ रहा है क्या, के का वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ। तो लिमिटिंग वैल्यू के क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ है ना। तो एफ ई 250 के लिए कितना है, इसे याद करना है आपको, ठीक है। ए, के का वैल्यू कितना है, 0.53। फिर कितना है, के इज इक्वल टू कितना के लिए, 415 के लिए, फिर 415 के लिए के का वैल्यू है 0.48। फिर 500 के लिए कितना है, के का वैल्यू, के का वैल्यू है 0.46। 550 के लिए कितना है, के का वैल्यू ये है 0.44, है ना। एक्सेल लिमिटिंग जब निकालना होगा तो डायरेक्ट करेंगे 0.5 इंटू 53 इंटू डी। 250 के केस में, अगर 550 के केस में निकालना होगा एक्सेल लिमिटिंग का वैल्यू, तो के इंटू डी, मतलब 0.44 इंटू डी। तो यही क्या है, आपसे जितने भी केस जीतने के लिए भी पूछा होगा उतना का आप जवाब दे दो। अब यहाँ पे देखो, अब वो बोला नहीं है कितने के लिए है, तो आपको यहाँ पे कौन सा वैल्यू मैच कर रहा है, और सबसे कम का दे दो, है ना। या फिर 250 का दे दो, तो 250 का कितना बताया, 0.53। 0.44 तो है नहीं, 0.44 होता तो 550 का हो जाता। चलिए हमने क्या किया कि 0.53 का दे दिया, 0.53 मतलब, या फिर 250 का दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। While estimating a reinforced cement structure, the omitted cover of concrete is assumed। ये क्वेश्चन शायद मैं कल लास्ट क्लास में बताया था, है ना। ये बताया हुआ है, ये तो आपको पता है। ये तीन बोला था कि ये तीन अलग अलग क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना है। तो फिर से देख लीजिए, फिर से याद कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ द reinforcing bar not less than 15 मीटर मिलीमीटर ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द बार। जहाँ पे रेनफोर्समेंट, बार का रेनफोर्समेंट खत्म हो रहा है, उससे ऊपर आपको कवर कितना देना है, या तो 15 mm देना है, या फिर ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द बार, मतलब कि जो बार का डाया है उसका आप ट्वाइस दे दो, ठीक है। जो ज्यादा होगा दोनों में, वो आप दे दो। स्लैब के केस में क्या है, मिनिमम आपको कितना देना है, 12 mm देना है, या फिर डाया ऑफ द बार, है ना। इसमें भी डाया ऑफ द बार देना है। थिन स्लैब का केस है अगर तो, स्लैब मतलब छत। और फिर लॉन्गिट्यूडनल बार अगर दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल बार मतलब कॉलम वॉलम, है ना। इन्फोर्सिंग longitudinal bar in a beam, longitudinal bar in a beam, then 25 mm कॉलम बीम दोनों हो सकता है, तो 25 mm मिनिमम, और डायमीटर ऑफ द टारगेट बार, है ना। जो भी उसका मेन बार होगा उसका डाया आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Absence of test data approximate value of total strain for design में भी टेकन है बच्चों। इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन जो होता है,
है ना। वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना दिया गया है IS 456 में, वो दिया है 0.0003। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब देखिए क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्कुलर सरफेस, है ना। सर्कुलर सरफेस के लिए कितना है, 2/3। कोफिशिएंट ऑफ विंड रेसिस्टेंस ऑफ सर्कुलर सरफेस के लिए है 2/3। याद रखना है इस क्वेश्चन को, बिल्कुल एकदम डिट्टो याद रख लीजिए। फिर अगर आपको सिलेंड्रिकल शाफ्ट बोलता है, ये सर्कुलर सरफेस है, सिलेंड्रिकल शाफ्ट बोलेगा तो उसके लिए क्या हो जाता है, 0.5 to 0.75। और स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के लिए के का वैल्यू हो जाएगा 1। स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए याद रखिए 1, और सर्कुलर सरफेस के लिए 2/3। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस डिजाइन ऑफ अ सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन बाय लिमिटिंग स्टेट मेथड्स डिपेंड ऑन, किसके लिए बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस डिजाइन, बैलेंस के लिए पूछ रहा है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या होता है फॉर्मूला। परसेंटेज ऑफ स्टील जो रिक्वायरमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है AST/BD इंटू 100। PT% ऐसे निकालते हैं। फिर PT% निकाल के फिर शियर जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें PT% निकालना पड़ता है। फिर डिफ्लेक्शन पढ़ोगे, बीम पढ़ोगे, स्लैब पढ़ोगे, सब में PT% निकालना होता है। फिर आपको कोड से वैल्यू निकालना होता है ना, तो इस किस पे डिपेंड करेगा, तो AST का वैल्यू हमको जब एस टी जब निकालना होगा तो कैसे, परसेंटेज ऑफ स्टील पूछा है ना, तो परसेंटेज ऑफ स्टील का ये फॉर्मूला होता है। अब एस टी कैसे निकालेंगे, एस टी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 0.36 FCK बी इंटू एक्स। अब एक्स लिमिटिंग पूछा है, लिमिट स्टेट मेथड्स, तो लिमिटिंग का सिंगली एनफोर्स्ड, हाँ बैलेंस्ड बोला है ना, बैलेंस में क्या लिमिटिंग रखते हैं। अभी क्या होता है इतना ध्यान में नहीं रखना है, बस बैलेंस के केस में क्या लिमिटिंग रखते हैं, बैलेंस के केस में एक्सिव लिमिटिंग। अभी बताया था एक्सिव लिमिटिंग कैसे निकालते हैं, है ना। 0.36 FCK बी इंटू एक्सिव लिमिटिंग अपॉन 0.87 FY। ठीक है, 0.FY। इससे क्या निकल जाएगा आपका, AST निकल जाएगा। ऊपर का वैल्यू क्या है, ST, और नीचे में क्या है, BD। तो लिख लीजिए BD इंटू 100। तो देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है, FCK मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इस पे तो कर रहा है ना, इस पे तो कर रहा है। उसके बाद मॉड्यूलस इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ES है, नहीं है इसमें, ES का वैल्यू है ही नहीं, FY है, मतलब यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ज्योमेट्री ऑफ सेक्शन, ज्योमेट्री ऑफ सेक्शन नहीं बोलेंगे इसमें क्योंकि पूरा नहीं है, B और D ही है बस। ठीक है, तो क्या है, अब बोलो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। चलिए, इतना तक समझ में आ गया, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इतना कॉन्सेप्ट क्या करना है आपको, अच्छा से लर्न कर लेना है ना। फिर इसके बाद बाकी जो कॉन्सेप्ट्स है आपको फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो इतना समझ लीजिए, फिर और भी बहुत कुछ है वो बताया जाएगा आपको। चलिए, यहीं पे आज का क्लास एंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है।